तो गाइस एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी। और आज आप सबके समक्ष में एक बार फिर उपस्थित हूं एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट को लेकर। तो आज हम लोग एक टॉपिक की नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित विभिन्न जो शब्द होते हैं हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे। और दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कई बार अर्थशास्त्र में और अर्थात अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, अर्थशास्त्र जो एक विषय होता है उसके अंतर्गत विभिन्न आने वाले शब्द जो होते हैं उनको लेकर हमारी समस्या रहती है, उनको समझने में समस्या आती है। और यदि हम लोग इन शब्दों को समझ ले तो हमें इकोनॉमिक्स जैसे विषय को समझना, उसको पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। तो उसी के तहत मैं आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ उन तमाम और कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में, जिससे हम लोग अर्थशास्त्र जैसे विषय को सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे ये तमाम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं शब्द हैं उनके तहत हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम लोग समझते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं सीपीआई। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें कि सीपीआई क्या होता है तो दोस्तों सीपीआई का सर्वप्रथम तो फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और दोस्तों यदि हम लोग देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्थात मुद्रास्फीति को मापने का यह एक बेहतरीन तरीका है, एक बेहतरीन मापक है। और इसके अलावा डब्ल्यूपीआई के माध्यम से भी मापा जाता है, पता लगाया जाता है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्थात इसमें एक कंज्यूमर द्वारा, एक उपभोक्ता द्वारा जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और इसके साथ ही साथ सेवाओं का जो उपभोग किया जाता है। और इसके तहत हम लोग देखते हैं कि यह एक बास्केट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं होती हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर महंगाई को मापने का प्रयत्न किया जाता है। और चूंकि ये वस्तुएं और सेवाएं हैं तो कहीं ना कहीं इन वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य भी लिया जाएगा। तो इसके लिए इसके अंतर्गत एक आधार वर्ष की भी व्यवस्था की गई है जो कि यहाँ पर 2012 रखा गया। और इससे संबंधित जो भी आंकड़े हैं यहाँ पर CSO द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस होता है उसके द्वारा यहाँ पर इससे संबंधित आंकड़े जारी किए जाते हैं। चलिए हम लोग दोस्तों दूसरा बात करते हैं, वह है हमारा WPI। और दोस्तों यदि हम लोग देखें कि WPI क्या होता है तो जिस प्रकार से मुद्रास्फीति को मापने के लिए CPI का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार से WPI अर्थात होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिस प्रकार से CPI में वस्तुओं और सेवाओं को रखा गया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स अर्थात कोई भी यदि एक शॉपकीपर एक बल्क मात्रा में, एक बड़े पैमाने पर वस्तुओं को खरीद कर लाता है तो क्या इससे हमें महंगाई का पता चलता है? नहीं। लेकिन इसी को हम लोग क्या कहते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है। और इसके आंकड़े हम लोग देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात वाणिज्य मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत यहाँ पर आंकड़े जारी किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण शब्द की, वह है हमारा GDP। और GDP दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक्स में ये एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यदि हम लोग देखें तो GDP का अर्थ क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और GDP के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि एक देश की राष्ट्रीय आय का पता लगाने का एक प्रकार से माध्यम है। इसके माध्यम से राष्ट्र की आय का पता लगाया जाता है। GDP अर्थात ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश जैसे कि भारत है, भारत की सीमाओं के भीतर जितनी भी वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, जो भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनका जो भी अंतिम मूल्य होता है एक वित्त वर्ष के अंतर्गत, जो भी भारत की सीमा के अंतर्गत, एक देश की सीमा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का जो भी मौद्रिक मूल्य होता है, जैसे कि हम लोग रोजाना की ज़िंदगी में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे खाद्यान्न से संबंधित वस्तुएं और सेवाएं जैसे कि कम्युनिकेशन हो चाहे इंटरनेट हो, उसका प्रयोग क्या किया जाता है? हमारे द्वारा रोजाना उपयोग किया जाता है। और अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा जो भी उन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है उसका जो भी मूल्य होता है उसे हम लोग GDP कहते हैं। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वह है हमारा रिवर्स। एक तो है हमारा रिवर्स रेपो रेट
और एक है हमारा रेपो रेट। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो हमारे देश में बैंकों का बैंक अर्थात आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उपस्थित है, या तो हम लोग जानते हैं। और इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के बैंक जिसको कि मान्यता प्राप्त है अर्थात अनुसूचित बैंक, और इसके अलावा भी अन्य संस्थाएं होती हैं जो फाइनेंस करने का कार्य भी करती हैं। तो इसके अंतर्गत जो एक तरफ आरबीआई है और विभिन्न बैंक हैं। तो ये जो विभिन्न बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जब भी मनी की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, आरबीआई से क्या करते हैं, धन लेते हैं। और जिस रेट पर भी ये जो बैंक है, जो अनुसूचित बैंक है, वो क्या करेंगे, आरबीआई से धन लेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेपो रेट। अर्थात जब भी विभिन्न प्रकार के बैंकों द्वारा, खासतौर से अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से जिस दर पर पैसा लिया जाता है, उधार पैसा लिया जाता है, जिस ब्याज पर लिया जाता है, उसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट क्या है, रिवर्स रेपो रेट। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है, सपोज ये एक बैंक है हमारे पास और उसके पास सरप्लस में मनी रखा हुआ है, अर्थात बहुत सारा धन है, अधिशेष धन है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि आरबीआई क्या करता है, मुद्रास्फीति को, महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयत्न करता है। और यदि एक बैंक के पास अत्यधिक धन है तो इससे यह हो सकता है कि बाजार में और भारत जैसे देश में भी और अन्य प्रकार के देशों में भी अत्यधिक तरलता हो जाएगी, अत्यधिक पैसा हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं महंगाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के पास विभिन्न प्रकार के जो बैंक हैं वो क्या करते हैं, अपना धन रखते हैं। अर्थात यूँ कहें कि आरबीआई क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो बैंक होते हैं, अनुसूचित बैंक होते हैं, उनसे क्या लेता है, उनके पास जो अधिशेष धन होता है वो लेता है और इसके बदले में उनको क्या देता है, ब्याज देने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर जो भी ब्याज होता है वो क्या होता है, रेपो रेट के मुकाबले कम होता है। अर्थात रिवर्स रेपो में क्या होता है, ब्याज कम होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा एनपीए। और एनपीए का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अर्थात दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से एक जो बैंक होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, पैसों को जमा किया जाता है और इसके साथ ही साथ लोन देने का कार्य किया जाता है। तो जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो बैंक होते हैं उनके द्वारा जब लोन दिया जाता है तो इस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि कई बार उनका लोन जो है, अर्थात जो भी उनको पैसा दिया गया अन्य व्यक्तियों को, तो इससे क्या होता है कि वह पैसा इनको कई बार नहीं मिलता है। अर्थात इनका जो बैंक था जिसके माध्यम से या बेसिकली क्या कर रहे थे, अर्थव्यवस्था का संचालन कर रहे थे, वह पैसा इनको नहीं मिलता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस पैसे के माध्यम से पहले यह मुद्रास्फीति को और साथ ही साथ बाजार में जो लिक्विडिटी है, पैसा जो है उसका प्रवाह करते थे, पैसे को कम और ज़्यादा करके बाजार में एक महंगाई को नियंत्रित करने का कार्य करते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर एनपीए अर्थात जो भी पैसा इनके द्वारा दिया गया वो पैसा उनको नहीं मिला, तो ये सभी प्रक्रियाएं यहाँ पर आरबीआई नहीं कर पाती। अर्थात वह जो पैसा है अब उसके माध्यम से यहाँ पर आरबीआई कुछ भी नहीं कर पा रही। अर्थात वह जो पैसा है वो अब परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इसीलिए इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट दोस्तों कहा जाता। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला, हुआ है हमारा कैश रिजर्व रेशियो अर्थात सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और दोस्तों यदि हम लोग देखें तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है कि एक तरफ आरबीआई है और एक तरफ हमारा बैंक है। तो ये इस बैंक द्वारा क्या किया जाता है, जो भी उसके पास धन है, जो भी सकल उसके पास धन है, हम लोग जानते हैं कि आरबीआई के पास पैसा जमा होता है, इसके साथ ही साथ उनके द्वारा ब्याज दिया जाता है। तो जो भी उनके पास धन है उसका जो कुछ राशि है वो क्या करता है, बैंक आरबीआई के पास जमा करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीआरआर अर्थात कैश रिजर्व रेशियो। और इसी का जस्ट अपोजिट है एसएलआर अर्थात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अर्थात एसएलआर का मतलब हुआ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अर्थात यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक तरफ बैंक है, एक तरफ आरबीआई है, तो इनके द्वारा ये जो बैंक है इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो भी उनके पास सकल जो भी पूंजी है, कुल जो धन है उसका कुछ मात्रा में धन क्या किया जाता है, रखा जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखें तो कैश रिजर्व रेशियो में नगद के रूप में रखा जा रहा था, लेकिन एसएलआर में क्या किया जाता है, नगद के रूप में ना रखकर बल्कि अन्य माध्यमों में जैसे कि
बॉन्ड में या प्रतिभूतियों में रखने का कार्य किया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, SLR। हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, वह है हमारा CAR, अर्थात कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो CRR का क्या मतलब है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और जैसा नाम से ही पता चल रहा है और अभी हम लोगों ने देखा है कि चाहे CRR हो चाहे SLR हो, इसमें पैसा से संबंधित बातें हो रही हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में भी क्या किया जाता है, एक बैंक है और हम लोग जानते हैं कि उसके पास विभिन्न लोग अपना धन जमा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि बैंक दिवालिया हो जाए, किसी को यदि लोन दिया हो और उसके पास धन ही ना बचे। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है कि जो भी ग्राहकों का पैसा जमा होता है, जो लोग धन जमा करने जाते हैं, और इसके साथ ही साथ अन्य प्रकार के जो जोखिम होते हैं, उन सभी स्थितियों से निपटने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर कुछ मात्रा में उस जोखिम को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, यहाँ पर बैंकों द्वारा कुछ पैसा रखा जाता है कि भविष्य में यदि कोई चुनौती आएगी, समस्या आएगी, तो उसके माध्यम से निपटा जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात, अर्थात कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अर्थात जोखिम के बराबर क्या किया जाता है, पूंजी रखी जाती है बैंकों द्वारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले शब्द को, वह है हमारा MCLR, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। दोस्तों यदि MCLR की बात करें तो ये हालिया समय में ही 2-3 सालों पूर्व से ही, 3-4 सालों पूर्व से ही यह प्रारंभ हुआ है। और इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बैंक क्या करता है, पैसों को रखने का कार्य करता है, इसके साथ ही साथ गोल्ड हो गया या अन्य जो विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत डॉलर हो गया, बॉन्ड हो गया, ऋण पत्र हो गए, ये तमाम तरह की चीज़ें हो गई, चाहे सिक्योरिटीज़ हो गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, उनको रखने का कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, इन सभी चीज़ों को रखने में, मैनेज करने में लागत आएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, MCLR, अर्थात बैंक यहाँ पर बेसिकली किया जाता है कि जब भी यहाँ पर लोन देने का कार्य किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बैंकों द्वारा ये ध्यान रखा जाएगा कि हमारा जो भी कॉस्ट आ रहा है रखने में इन सभी चीज़ों को, ये चाहे सोना हो, चाहे बॉन्ड पत्र हो, चाहे पैसे हो, चाहे विदेशी मुद्रा हो, तो उनसे ज़्यादा मात्रा में उसको बेस बनाते हुए, मार्जिनल कॉस्ट को बेस बनाते हुए उससे ज़्यादा में क्या किया जाएगा, यहाँ पर ब्याज देने का कार्य किया जाएगा। उसी को हम लोग MCLR कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, वो है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अर्थात MSF। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अर्थात इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यदि एक बैंक को आवश्यकता है, अचानक से आवश्यकता पड़ गई, एक दिन में, एक रातों रात आवश्यकता पड़ गई, तो इसके अंतर्गत क्या करता है RBI, उनको पैसा मुहैया कराता है। और इसमें कहीं ना कहीं यदि कम से कम समय में अत्यधिक धन की आवश्यकता पड़ जाती है, तो इस स्थिति में जो भी ब्याज भी होगा, हम लोग देखते हैं कि जो भी ब्याज होता है, खासतौर से जो रेपो रेट का जो ब्याज होता है, उससे ज़्यादा राशि में क्या किया जाता है, यहाँ पर MSF के द्वारा ब्याज लिया जाता है, MSF के अंतर्गत। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, हुआ है LPG। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, हुआ है LPG। अर्थात दोस्तों इससे आप लोग परिचित होंगे कि LPG का क्या मतलब है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से 1991 का जो समय था, उससे पूर्व का समय और उसके बाद के समय में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि 1991 से पहले जो भारत जैसी जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें विभिन्न प्रकार की कंपनियां नहीं आ सकती थी, विदेशों के साथ हमारा व्यापार नहीं हो सकता था। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, विभिन्न प्रकार की कंपनियां आ सकती थी, उनके साथ व्यापार हम लोग कर सकते थे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, LPG, अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें तीनों ही चीज़ें शामिल हैं, लेकिन हम लोग ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसको प्रमुख रूप से हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1991 से पूर्व हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वह बंद अर्थव्यवस्था थी, और 1991 के बाद क्या हो गई, वह खुली अर्थव्यवस्था हो गई। इसी को हम लोग LPG के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, वह है हमारा BOP। अर्थात हम लोग देखें तो BOP क्या है,
बैलेंस ऑफ पेमेंट। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें, और जैसा कि एलपीजी के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि बीओपी के माध्यम से क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एलपीजी आया और उसके माध्यम से विभिन्न देशों के साथ हम लोग सरलतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। और बीओपी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारत जैसा जो देश है, एक वित्त वर्ष के अंतर्गत जो विभिन्न देशों से व्यापार करता है, आयात करता है, निर्यात करता है, चाहे वो वस्तुएं हों चाहे वो सेवाएं हों, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अर्थात ये सरलतापूर्वक यदि हम लोग कहें और समझें तो ये एक प्रकार का ट्रेड हुआ, क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ों को मंगा रहे हैं और कुछ चीज़ों को भेज रहे हैं, अर्थात आयात निर्यात कर रहे हैं। लेकिन यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो दोस्तों यदि हमारे यहाँ से ज़्यादा चीज़ों का निर्यात होता है और वहाँ से विभिन्न देशों से हम लोग कम चीज़ों का आयात करते हैं, तो इससे क्या है, हम लोग फायदे की स्थिति में हैं। चूँकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, वो अच्छा होगा। लेकिन वहीं यदि उल्टा हम लोग देखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मंगा रहे हैं और कम से कम चीज़ों को भेज रहे हैं, तो हमारे यहाँ से क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी का प्रवाह हो रहा है, दूसरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी जा रही है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ट्रेड है वो क्या होगा, घाटे में होगा। यानी व्यापार के स्तर पर क्या होंगे, हम लोग घाटे में होंगे। अर्थात हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अर्थात हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी उपलब्धता क्या होगी, वह कम होगी। अगला हम लोग देखते हैं, वह है हमारा एफडीआई। दोस्तों यदि हम लोग बात करें एफडीआई, तो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, एलपीजी आ गया, बीओपी हम लोगों ने देख लिया, तो इसी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कंपनियां जो थी, विदेशों की जो कंपनियां थी, चाहे वहाँ का व्यक्ति हो चाहे कंपनी हो, वो डायरेक्टली आकर क्या कर सकता है, हमारे यहाँ पर कंपनी लगा सकता है, हमारे यहाँ पर व्यवसाय शुरू कर सकता है। और इसके साथ ही साथ ये जो भी कंपनियों में ये शेयर लगाएंगे उसमें लगभग यह माना जाता है कि 10% जो भी व्यक्ति या कंपनी भारत में आकर कंपनियों में अगर वो निवेश करता है, अर्थात एक कंपनी है और वो 100 रुपये की है लगभग मानिए, तो उसमें से कम वो 10 रुपये के बराबर अपना शेयर खरीदता है उस कंपनी का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एफडीआई। और इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं उसको भी कुछ प्रबंधन में मालिकाना हक के तौर पर और कुछ अधिकार मिल जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफडीआई। अर्थात कोई भी विदेशी क्या करता है, डायरेक्टली आकर दूसरे देश में निवेश करने का कार्य करता है। और अगला हम लोग बात करते हैं वह है एफपीआई। एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो एफडीआई तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो विदेशी हैं वो अन्य देशों में, खास तौर से भारत को यदि हम लोग देखें तो भारत में भी क्या है कि भारत में वो क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ शेयर मार्केट है, भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ हैं, बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है, उसमें क्या कर सकते हैं, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अर्थात यहाँ पर यह पूंजी लगा सकते हैं, वित्तीय रूप से निवेश कर सकते हैं, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे शेयर मार्केट हो। इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि यह भारत जैसे देशों में आए या अन्य देशों का में पोर्टफोलियो में निवेश करे, ये चाहे तो। और आज के युग में तो काफ़ी आधुनिक हो चुका है और ऑनलाइन के माध्यम से अपने देश में रहते रहते क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, विदेशों से, अर्थात एक विदेशी कंपनी या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश के शेयर में, बॉन्ड में, ऋण पत्र में, वहाँ के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या किया जा रहा है, धन लगाया जा रहा है और पैसा लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें तो इनको प्रबंधन में उतना स्वामित्व या मालिकाना हक देखने को नहीं मिलता है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, वह है हमारा और अंतिम है, वह है एसडीआर। एसडीआर का मतलब होता है दोस्तों स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स। और दोस्तों ये हम लोग जानते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार जो होती है और विभिन्न देशों की होती है और भारत की भी है। हम लोग देखें तो विभिन्न देशों के अंतर्गत क्या रखा जाता है, और भारत में खास तौर से चाहे डॉलर हो, चाहे सोना हो, चाहे भारतीय मुद्रा हो, और इसके साथ ही साथ आईएमएफ के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की मुद्रा है, खास तौर से हार्ड करेंसीज है, चाहे वो पाउंड हो, चाहे डॉलर हो, चाहे रेमनबी हो, येन हो, ये विभिन्न मुद्राओं को क्या किया जाता है, रिजर्व करके रखा जाता है, विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत रखा जाता है। उसी में से क्या है, एक एसडीआर भी है। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो आईएमएफ की यह एक मुद्रा है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स। और ये जो मुद्रा है, चूंकि आईएमएफ में हम भी शामिल है, हम भी सदस्य देश है, तो ये जो मुद्रा है यह विभिन्न देशों
के मध्य अर्थात IMF के विभिन्न देशों के मध्य एक सामान्य मुद्रा है और इसके माध्यम से वो आपस में व्यापार भी कर सकते हैं, इसके माध्यम से व्यापार किया जा सकता है। तो ये था तमाम तरह का हमारा डिस्कशन कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, और कई बार हम लोग को इन शब्दों को समझने में काफ़ी परेशानियां आती हैं। तो इसी के तहत यह मेरा आज का वीडियो था। तो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।